हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। ये जो बिहार का इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से बुक का प्रेफरेंस लिया जा रहा है। तो आपका दो बुक का क्या है, ये पूर्ण रूप से निचोड़ है। बिहार एक परिचय जो कमर अहसन और इम्तियाज अहमद के द्वारा लिखा गया है, जो और एडिटोरिया एक बिहार तथ्य संग्रह करके बुक आता है, उसका ही क्या है, ये निचोड़ है। आपको अगर हम बोले कि दोनों बुक में से प्रेफरेंस किसका लेना है, तो अगर आपके पास समय है तो क्या बिहार एक परिचय को पढ़िएगा। बहुत अच्छा बुक है बिहार स्पेशल के लिए। अगर समय कम है तो आप एडिटोरिया का भी बुक अभी प्रेफरेंस कर सकते हैं, अगर 69 का इस बार एग्जाम देना है तो, ठीक है, या कोई भी और भी बिहार का एग्जाम देना है नजदीक में, तो जल्दी से आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या करना है, आपको ये वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन छूटेगा भी, एक भी टॉपिक से, ठीक है। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला इसमें क्या है कि हम लोग को सबसे पहले ना क्या जानकारी होना चाहिए कि प्राचीन बिहार के इतिहास में सबसे पहले क्या है कि सिलेबस क्या है। तो हम लोग ये ऑलरेडी 3 चीज पढ़ चुके हैं। कौन कौन? तो पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि और भी इसमें जो है ये सब अपना सिलेबस के अंदर आता है। बिहार के इतिहास में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम लोग कर लेते हैं, पढ़ना शुरू कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग को क्या होता है कि अपना सिलेबस ही नहीं पता होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्या हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। हर्यक वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे और मौर्य वंश पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अगले बार में कर लेंगे। उसके बाद ये दोनों धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, और साथ ही भारत के भी कोई एग्जाम के लिए, तो ये दोनों भी आगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ लेता है कि कौन वंश के बाद कौन वंश आता है। इस सीरीज में आपका दे देगा, क्रम में दे देगा और कहेगा कि बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, तो हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, और उसके बाद नंद, और उसके बाद मौर्य वंश। आज यहां से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज शुरू करते हैं हर्यक वंश का। तो हर्यक वंश का अगर पूछ ले कि कब से कब तक चला था, तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक के ये हर्यक वंश चला था। इसका संस्थापक का नाम पूछ ले तो आपको क्या बताना है, बिंबिसार बताना है, जो 544 ईसा पूर्व में क्या किए थे, हर्यक वंश का स्थापना किए थे। बिंबिसार को ही क्या बोला जाता है, तो मगध का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। बिंबिसार ने क्या किए थे कि अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए क्या अपनाए थे, विवाह की नीति अपनाए थे। मतलब कि 2-3 विवाह करेंगे और उससे क्या मिलेगा, दहेज में मिलेगा, या वहां से राजा से संधि कर लेंगे और अपना साम्राज्य को क्या कर ले जाएंगे, करते जाएंगे, विस्तार करते जाएंगे। तो ये अपने साम्राज्य को क्या करना है कि बढ़ाना है, तो ये विवाह की नीति क्या करें कि अपनाना है। ये सिंपल सी बात अपना दिमाग में अपना लिए थे, ठीक है। तो अगर पूछ ले आपको कि विवाह के नीति के द्वारा अपना साम्राज्य का विस्तार कौन ऐसा राजा करना चाहते थे, तो आपको टिक करना है बिंबिसार को, ठीक है। उनकी पहली पत्नी का नाम क्या था, पहली पत्नी उनकी कौशल देवी, मतलब कौशल के क्या थे, राजकुमारी थे। ये बात आपको याद रखना है। इस विवाह से उनको क्या मिला, तो दहेज में काशी मिल गया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी पत्नी का नाम चेलना था। ये बात आपको याद रखना है। जो कहाँ के रानी थी, तो आपका लिच्छवी के, जो चेटक के क्या थे, पुत्री थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उनके तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था, जो पंजाब के मद्र के क्या थे, राजकुमारी थी। ये भी पूछता है कि बिंबिसार ने किनके साथ मैत्री संबंध अपनाए थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो किनके साथ, अवंती के शासक थे चंड प्रद्योत, उनके साथ किए थे कि क्या किए थे, मैत्री संबंध। मैत्री संबंध मतलब कि दोस्ती कर लिए थे, दोस्ती कर लिए थे। जब इनको चंड को क्या हुआ था कि तबीयत खराब हुआ था, तो उनके उपचार के लिए अपने राज वैद्य को भेजे थे। उनका नाम क्या था, जीवक। जीवक, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बिंबिसार ने अपने जीवक को किसके उपचार में भेजे थे, कहाँ के राजा थे, तो अवंती के राजा थे। पहले याद रखना है उनका नाम क्या था, तो चंड प्रद्योत था। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। बिंबिसार की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने क्या कर दिए थे कि उनका हत्या कर दिए थे और अपने राजगद्दी पे बैठे थे अजातशत्रु ने, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक कौन बने, तो अजातशत्रु बने, और उनका वास्तविक नाम क्या था, तो कुनिक था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था, तो कुनिक था। ये बात आपको याद रखना है। आगे इस वंश में क्या हुआ कि बिंबिसार और उनके पत्नी का जब देहांत हुआ, तो देहांत होने के बाद जो कौशल के राजा कौन थे, प्रेषणजीत जो थे, काशी को क्या कर लिए थे, वापस ले लिए थे, जो इनको दहेज में मिला था। किनको, बिंबिसार को। ये बात आपको याद रखना है। जिसके कारण क्या हुआ कि अजातशत्रु को क्या हो गया कि गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद क्या हुआ कि प्रेषणजीत से क्या कर लिए, लड़ाई कर लिए, संघर्ष कर लिए। लड़ाई के बाद क्या हुआ कि
प्रेषणजीत को पराजित करके काशी को क्या कर लिए, फिर अपने अधिकार में कर लिए। ये बात आपको याद रखना है। अजातशत्रु बहुत ही एक शक्तिशाली राजा थे, ये भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है, बाद में अजातशत्रु क्या हुआ कि प्रेषणजीत की पुत्री से क्या किए, विवाह कर लिए। उनका नाम क्या था, तो वजीरा था उनके पुत्री का नाम। ये भी बात आपको याद रखना। अजातशत्रु ने वजीसंग और मल्लों को क्या किए थे, पराजित किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अजातशत्रु किनको पराजित किए थे, तो वल्ली संघ और मल्लों को क्या किए थे, पराजित किए थे। ये बात आपको याद रखना है। अजातशत्रु पहले सब अपने प्रारंभिक जीवन में कौन से धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद के जीवन में अपने क्या कर लिए थे कि बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 483 ईसा पूर्व में, उसके बाद क्या हुआ कि अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगीर में क्या किए थे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाए थे। ये बात आपको याद रखना है कि किनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहां पे हुआ था, कहां पे हुआ था, तो आपको याद रखना है राजगीर में हुआ था। ठीक है, सबसे प्रथम बार कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी बात आपको क्या करना है कि याद करके रखना है। ठीक है, सिंगल अनुश्रुति के अनुसार ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसके अनुसार क्या है कि 460 ईसा पूर्व में उदयन अपने पिता, जो उनका पिता कौन थे, अजातशत्रु, उनके हत्या करके क्या किए थे, ये राजगद्दी पे बैठे थे। उदयन जो थे क्या थे कि पाटलिपुत्र का क्या संस्थापक भी माने जाते हैं। पाटलिपुत्र को अगर पूछ ले कि संस्थापक कौन थे, तो उदयन थे। ये बात आपको याद रखना है। और ये क्या किए थे कि अपना जो राजधानी था मगध का, कहां से कहां स्थानांतरित किए थे, ये भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है राजगीर से कहां किए थे, तो पाटलिपुत्र को किए थे। कौन, उदयन। और उदयन ही क्या किए थे, पाटलिपुत्र का स्थापना किए थे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए हम ज्यादा इसमें फोर्स भी दे रहे हैं। ठीक है, और पाटलिपुत्र हम लोग जानते हैं कि गंगा, सोन और गंडक के पर है, संगम पर स्थित है। ठीक है, मिलन पर स्थित है। और उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध थे, मुंडक थे और नागदशक थे। ये बात आपको याद रखना। नागदशक इस वंश का क्या थे, अंतिम शासक थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अगर पूछ ले कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। ठीक है, और अब पूछ ले कि अंतिम शासक कौन थे, तो नागदशक थे। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। इसके बाद हर्यक वंश के बाद कौन आया था, तो शिशुनाग वंश आया था। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक ये क्या था कि राज्य किया था। शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश की जगह लिया, ये बात हम लोग जानते हैं। और शिशुनाग ने ही क्या किया था, शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। और ये अपना राजधानी कहां बनाया था, तो वैशाली में बनाया था। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन के को पराजित किया और अवंती को क्या कर लिया था, मगध में मिला लिया था। आपसे पूछ ले कि शिशुनाग ने किसको हरा कर मगध में मिला लिया था, तो अवंती के राजा को, अवंतीवर्धन को हरा के क्या किया था, अवंती के क्षेत्र को मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने क्या किया था, वत्स और कौसंबी को भी अपने इलाके में मिला लिया था, मतलब मगध में मिला लिया था। ये बात आपको याद रखना है। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद काल अशोक क्या किए थे, मगध के गद्दी पे बैठे थे। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, काल अशोक के पुराणों में क्या कहा गया है, कभी कभी ये पूछता है कि पुराणों में काल अशोक को क्या बोला गया है, तो काक वर्ण बोला गया है। ये बात आपको याद रखना है। काल अशोक के समय में ही कहा हुआ था कि मगध की राजधानी फिर से कहां कर लिया गया था, तो पाटलिपुत्र कर लिया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शिशुनाग के द्वारा कहां किया गया था, वैशाली। और वैशाली के बाद फिर से ही कहां कर लिए थे, तो पाटलिपुत्र कर लिए थे। 383 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि द्वितीय बौद्ध संगीति करवाए थे, तो कहां पे, तो वैशाली में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि काल अशोक के द्वारा क्या हुआ था कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय संगीति हुआ था, बौद्ध संगीति। आपसे पूछ ले कि किनके शासनकाल में हुआ था, तो आपको बताना है काल अशोक के। कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। कौन सा, तो द्वितीय। ठीक है, प्रथम कौन करवाए थे, तो अजातशत्रु। कहाँ पे, राजगीर में। ठीक है, काल अशोक के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि इनके जो 10 पुत्रों ने क्या किया कि शासन चलाया, लेकिन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो नंदी वर्धन थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। बहुत मजबूत शासन था, मजबूत वंश था, ये भी बात आपको याद रखना है। नंद वंश कब से कब तक चला था, तो 344 ईसा पूर्व से कब तक चला था, 321
ईसा पूर्व तक चला था, ये बात आपको याद रखना है। महापद्मंद इनके क्या थे, संस्थापक थे, जो शिशुनाग वंश को मतलब खत्म करके नंद वंश को क्या किए थे, अपना स्थापना किए थे। कब? 344 ईसा पूर्व में। महापद्मंद को क्या एक राज और एक छत्र की उपाधि भी धारण किए थे। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा राजा थे जो एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किए थे, तो महापद्मंद जो नंद वंश के क्या थे, संस्थापक थे। पाली ग्रंथों में इनको महापद्मंद को उग्रसेन, उग्रसेन मतलब कि थोड़ा गर्म मियाज के बोला गया है। ठीक है, पुराणों में इनको तो परशुराम जो भगवान है उनके दूसरा अवतार भी बताया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। महापद्मंद जो थे क्या किए थे कि पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली को क्या कर लिए थे, अपने साम्राज्य में क्या कर लिए थे, मिला लिए थे, और मगध का क्या किए थे, बहुत बड़ा विस्तार किए थे। इन्हीं के काल में क्या हुआ था कि मगध का सर्वाधिक विस्तार माना जाता है। अब तक का जितना भी राजा रहे थे उसमें से सबसे ज्यादा जो विकास किए थे, विस्तार किए थे मगध को, कौन किए थे, तो महापद्मंद जो नंद वंश के संस्थापक थे। ये बात आपको याद रखना है। इन्हीं के मतलब शासन काल में क्या था कि पाणिनि जो बहुत बड़े क्या थे, व्याकरण के विद्वान थे, इन्हीं के समकालीन थे। ये भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि पाणिनि किनके समकालीन थे, तो आपको याद रखना नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मंद, उनके समकालीन में थे कौन, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि कौन थे, व्याकरण के बहुत महान विद्वान थे, ये भी पूछता है। ठीक है, इस वंश का अंतिम जो शासक थे कौन, तो धनानंद थे। ये बात आपको याद रखना है। और धनानंद के समय क्या हुआ था कि सिकंदर जो यूनान के शासक था वो भारत पे आक्रमण किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में। नंदवंश आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से क्या था, काफी संपन्न था, और इसी के कारण इसका जो सैन्य शक्ति था काफी मजबूत था, जिसके डर से क्या हुआ था, सिकंदर का जो सेना था ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। धनानंद ने अपने दरबार में क्या किए थे कि एक ब्राह्मण थे कौन, चनक, उनको क्या किए थे, बहुत अपमान किए थे। चनक बहुत बड़े विद्वान थे, एक क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे। ये बात आपको याद रखना है। और उनको क्या किए थे, धनानंद अपमान किए थे। ये अपमान को वो सह नहीं पाए और क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से धनानंद को हत्या करवा दिए और मौर्य वंश का क्या किए थे, स्थापना करवाए थे। आपसे पूछ ले कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य का किस वंश के संस्थापक थे, तो आपसे याद रखना है मौर्य वंश के थे। और किनके पतन किए थे, तो नंद वंश के क्या किए थे, पतन के बाद क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य अपना स्थापना मौर्य वंश का किए थे। ये बात आपको याद रखना है। इनको सहायता कौन दिए थे, तो इन्हीं का गुरु थे कौन, चनक। ये बात आपको याद रखना है। मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं आगे। तो मौर्य वंश क्या है कि 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये बात आपको याद रखना है। जस्टिन और स्टेरबो के अनुसार से चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की पुष्टि किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। ये जो पुष्टि किए थे कौन किए थे, तो विलियम जोन्स किए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्लूटार्क और एरियन के अनुसार से चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया था, एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों बात आपको याद रखना है कि किनके द्वारा क्या कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो हम लोग जानते हैं कि चनक, और चनक को ही कौटिल्य बोलते थे, इनको विष्णुगुप्त भी बोलते थे। ये बात आपको याद रखना है। उन्हीं के सहायता से क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य अपना वंश का स्थापना किए थे। कब किए थे, तो 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का क्या किए थे, स्थापना किए थे। ये बात आपको याद रखना है कौटिल्य के सहायता से। एक बात और याद रखना है कि कौटिल्य जो थे, चाणक्य जो थे, एक बुक लिखे थे। उस बुक का क्या नाम था, अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र जो था, ये बुक क्या चीज का था, ये बात आपसे याद रखना है। तो ये बुक जो आपका था राजनीति शास्त्र का था। ये बात आपको याद रखना है। आप ये नहीं समझिएगा कि अर्थशास्त्र जो बुक था कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ वो क्या था, इकोनॉमिक्स का था, बल्कि वो क्या चीज का बुक था, तो आपको याद रखना है क्या चीज का था, तो राजनीति शास्त्र का था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी जो थे कौन, सेल्यूकस निकेटर, उनके साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे क्या हुए थे, इस युद्ध को जीत लिए थे। इस युद्ध में इनको क्या कौन कौन सा जगह मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल मिला था, कंधार मिला था, मरकान मिला था, हेरात मिला था। इस क्षेत्र को क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्ति हुआ। उसके बदले में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य भी कुछ दिए थे। उसके बाद क्या चीज दिए थे, तो सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। ये बात आपको याद रखना है। इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि वहां के रानी जो यूनान के रानी थी, राजकुमारी थी, उनके साथ क्या हुआ, इनका विवाह हुआ हेलेन कार्नेलिया से।
जो किनके पुत्री थे ये भी पूछ सकता है, तो सेल्यूकस के पुत्री थे, ये बात आपको याद रखना है। बाद में मैत्री संबंध हो गया था, वैवाहिक संबंध हो गया था, तो क्या किए कि सेल्यूकस ने क्या किए, अपने राजदूत को मेगास्थनीज को क्या किए कि कहाँ भेजे, तो मगध में भेजे थे। किस लिए भेजे थे, तो वहां पर बोल जाइए, आप मगध में जाइए, मेगास्थनीज को बोले और जाइए, वहां का प्रशासनिक जो इतना अच्छा से नीति जो चलता है और आर्थिक नीति चलता है वो आप समझकर यहाँ पे आइए। तो आए और एक बुक लिखे थे मेगास्थनीज, उस बुक का नाम क्या था, तो इंडिका था। ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिका बुक किनके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, ये तो बात याद ही रखना है। साथ ही में साथ क्या याद रखना है कि ये भी पूछता है कि मगध के प्रशासनिक सेवा के बारे में, प्रशासनिक अधिकार के बारे में, मगध के प्रशासक के बारे में कौन सा बुक है जो बताता है, तो ये याद रखना है। कौन, तो आपको याद रखना है आपका इंडिका, ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते तो क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहां तक चला गया था, तो हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, और दक्षिण में कहां चला गया था, आपका कर्नाटक तक, और पश्चिम में सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र है, तो वो गुजरात वाला क्षेत्र है, ये बात आपको याद रखना है। अंतिम में क्या हुआ कि अंतिम इनके शासन काल जब था तो क्या हुआ था कि अंतिम के 12 वर्षों में यहाँ पे बहुत ज्यादा मगध में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, वो आपने क्या किया कि उसके बाद क्या कर दिए थे, अपने राजगद्दी को त्याग कर कहां चले गए थे, तो सरवन बेलगोला जो कर्नाटक में, वहां चले गए थे और चंद्रगिरी पर्वत पर क्या किए थे कि अपना तपस्या करना शुरू कर दिए थे। और ये जो थे कौन धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे, ये बात याद रखना है। और 298 ईसा पूर्व में उनके जैन उपवास एक पद्धति है, जैन उपवास पद्धति का नाम क्या है, तो सलेखना है, बहुत कड़ा पद्धति है। उसके द्वारा क्या किए थे, अपना शरीर को, अपना प्राण को क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य त्याग किए थे। ये बात आपको याद रखना है। इतना आगे हम लोग पढ़ते हैं इस वंश में कौन, तो मौर्य वंश में तो बिंदुसार। वो कौन थे, हर्यक वंश में तो बिंबिसार थे। ये कौन है, तो बिंदुसार है। ये बात आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है आपका बिंदुसार कब तक चले थे, तो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक क्या किए थे कि राज किए थे। ये बात आपको याद रखना है। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का ही क्या थे, उत्तराधिकारी थे। उन्हें क्या बोला जाता है, तो अमित्रघात और सिंहसेन के भी नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार से क्या है कि सीरिया का राजा एंटियोकस ने क्या किए थे, डाइमेकस नामक राजदूत को क्या किए थे, बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। ये बात याद रखना है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा जो थे टॉलमी क्या किए थे कि डायनोसियस को क्या किए थे, अपने राजदूत को क्या किए थे, इनके दरबार में भेजे थे। ये भी बात आपको याद रखना है। इन्हीं के काल में क्या हुआ था कि तक्षशिला में कुछ विरोध हो गया था, विद्रोह हो गया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को क्या किए थे, भेजे थे, और ये सफल भी रहे थे। ये बात आपको याद रखना है। अशोक जहां जहां गए थे वो काम खत्म करके आते थे। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। क्या है कि बिंदुसार ने क्या किए थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं अशोक महान के बारे में। ये सबसे ज्यादा इस राज्य का, मतलब कि इस वंश का सबसे महान राजा थे। ये बात आपको याद रखना था। अशोक का जो शासक चला था कब से कब तक चला था, तो 269 ईसा पूर्व से कब तक चला था, तो आपको 232 ईसा पूर्व तक चला था। ये बात आपको याद रखना है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद क्या किए कि अशोक जो थे अपने मौर्य वंश के गद्दी पे बैठे थे। इसके पूर्व वो कहाँ थे, तो उज्जैन के राज्यपाल थे। ये बात आपको याद रखना है एकदम। ठीक है, पुराणों के अनुसार से इनको क्या बोला गया है, तो अशोक वर्धन बोला गया है। ठीक है, और मास्की और गुर्जरा के अभिलेख से इनको अशोक बोला गया है। ये बात आपको याद रखना है। सिंगल अनुश्रुतियों मतलब जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार से इनको क्या कहा गया है, तो ये बोला गया है कि 99 भाइयों के हत्या करके राजगद्दी पे बैठे थे। लेकिन अन्य स्रोतों से ये क्या होता है कि पुष्टि नहीं होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अशोक ने अपने 9वें वर्ष में जब शासन काल कर रहे थे, तो जब 9 साल हुआ था, तो 9 साल के शासन काल में क्या हुए थे कि 9वें वर्ष में क्या किए थे कि कलिंग के युद्ध लड़े थे। 261 ईसा पूर्व में। कलिंग अभी कहाँ पे पड़ता है, तो अभी उड़ीसा में पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है कि उड़ीसा के क्षेत्र में भी पड़ता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कलिंग जो था अभी किस क्षेत्र में है, तो उड़ीसा क्षेत्र में है तत्कालीन में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में क्या किए थे, कलिंग युद्ध हुआ था, और कलिंग को क्या किए थे, मगध में सम्मिलित कर लिए थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था, बहुत ज्यादा आदमियों के काट दिए थे अशोक। उसके बाद क्या हुआ कि इनको क्या देख कर रहा नहीं गया और हृदय परिवर्तन हुआ, और क्या किए कि बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ये बात याद रखना, और धर्म के क्या रास्ते पे चलने लगे थे। ठीक है,
नैतिक शिक्षा लिए और नैतिक के रास्ता पे चलने लगे थे। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या है कि कलिंग युद्ध के वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना है। कौन से शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, 13 वाला में। ठीक, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, हम बोले। ठीक है, ये बात याद रखना है। इसके पहले अगर पूछे कि कौन धर्म को अपनाते थे, मानते थे, तो शैव धर्म को मानते थे, ये बात याद रखना है। कौन सा धर्म? तो शैव धर्म को मानते थे, ये बात आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है, दिव्य बदान के अनुसार क्या थे कि अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा कौन दिए थे? तो उपगुप्त दिए थे, ये बात आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष अगर देखें तो क्या होता है कि 9वें वर्ष में वो कलिंग युद्ध किए थे, ये बात आपको याद रखना है। 10वें वर्ष में कहाँ किए थे? तो बोध गया का यात्रा किए थे। 12वें वर्ष में क्या किए थे? तो निगाली सागर की यात्रा किए थे। और 13वें वर्ष में धम्म का क्या शिलालेख में अंकन किए थे। ठीक है, 14वें वर्ष में क्या किए थे? तो धम्म महामात्रों का नियुक्ति किए थे। और 20वें वर्ष में क्या किए थे? लुम्बिनी का यात्रा किए थे। और उसमें क्या किए थे? अशोक ने अपने कर को क्या किए थे? घटाकर 1/8 कर दिए थे। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपने पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका भेजे थे। अशोक के ही शासन काल में क्या हुआ था कि तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्या है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किनके शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में। आगे जब डिटेल्स में बौद्ध धर्म पढ़ेंगे उसमें सारा कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना कि किनके शासन काल में हुआ था। तीसरा आपको याद रखना है अशोक के शासन काल में। कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ने अपने लगभग करीब करीब कितना 37 वर्ष तक मगध पे क्या किए थे? शासन किए थे। और उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ कि 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुआ था। मृत्यु के बाद उनके क्या 10 उत्तराधिकारी करीब करीब रहे थे, ये भी बात आपको याद रखना है। जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है? तो आपका दशरथ और बृहदर्थ, ये बात आपको याद रखना है। दशरथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि बराबर जो पहाड़ी है आपके गया के पास में, वहां पे क्या किए थे? गुफा का, झोपड़ी का निर्माण करवाए थे। ठीक है, ये भी बात याद रखना। और उसमें क्या है कि अशोक भी करवाए थे। कुछ गुफा को कौन करवाए थे? तो अशोक करवाए थे। और कुछ गुफा को कौन करवाए थे? तो दशरथ करवाए थे। ठीक है, अनुयायियों के लिए। ठीक है, अनुयायियों को रहने के लिए, ये बात आपको याद रखना है। अंतिम शासक पूछ ले कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदर्थ थे। ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि कौन थे? तो बृहदर्थ थे। ठीक है, और मौर्य वंश का करीब करीब शासन कितना साल तक चला था? ईयर तक क्या था कि चला था, ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में क्या है कि सब कुछ पढ़ लेंगे जो आगे बाकी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।